जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। हम लोगों ने पिछली कक्षा में वात, कफ और पित्त को समझने का प्रयास किया था। हमारे शरीर में तीन चीजें मेन है। अगर वो चीजें गड़बड़ हो जाएं, उनमें यदि किसी प्रकार की अगर कोई हार्मनी ना हो तो शरीर में दोष पैदा हो जाते हैं। पहली चीज होती है त्रिदोष, यानी जिनको वात कफ पित्त की संज्ञा दी गई है। दोष शुड बी बैलेंस्ड। दूसरा कंपोनेंट होता है धातु। धातु सात होती है। सात ही ग्रह होते हैं, सात ही रंग होते हैं, सात ही हमारे शरीर के चक्र होते हैं। और ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। जब भी हम ज्योतिष पढ़ते हैं, खास करके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इन सब बातों पर ध्यान विशेष करके देना होता है। सात ग्रहों का संबंध सात धातुओं से है। और धातु का काम है शरीर का निर्माण करना, शरीर का पोषण करना, शरीर को स्वस्थ बना करके रखना। अगर ये सब गड़बड़ा जाएगा तो मामला सारा का सारा गड़बड़ा जाता है। क्योंकि धातु मेन पिलर है। जब भी किसी एक आयुर्वेदाचार्य से आप बात करोगे तो वो धातु की जरूर बात करेगा, सप्त धातु की जरूर बात करेगा। और इलाज करने का तरीका भी यही होता है। ये जो धातुएं हैं, ये ग्रोथ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यही है जो हमारे जीवन को चलाने में और मारने में दोनों ही सबसे अहम भूमिका निभाती है। अगर धीरे धीरे एक एक करके वन बाय वन ये कमजोर हो जाती हैं तो रोग बढ़ते रहते हैं। और तीसरा कंपोनेंट है मल, जिसे हम कहते हैं वेस्ट। वेस्ट, दोष, धातु और वेस्ट यानी मल। दोष, धातु, मल, शरीर का वो शरीर से निकलने वाला जो भोजन की प्रक्रिया करने के बाद जिसे शरीर समझता है कि ये शरीर के योग्य नहीं, वो उसको वेस्ट में कंसीडर करता है। पर शर्त ये है, शरीर का वेस्ट प्रतिदिन निकलना चाहिए। हम डेली भोजन लेते हैं, भोजन डेली पचता है, और कुछ पार्ट जिसे हम पोषक तत्व कहते हैं, जो भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो पोषक तत्व हमारे शरीर में चले जाते हैं, यानी कि ब्लड में चले जाते हैं। पोषक तत्वों का काम है एनर्जी प्रदान करना। ये पोषक तत्व मिलने के बाद जो मल होता है, वो शरीर उसको बाहर भेजने की प्रक्रिया में स्वतः ही लग जाता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के दौरान ये मल शरीर से बाहर निकलना कम हो जाता है।
अब एक तो तरीका है ये है कि सुबह हम टॉयलेट जाते हैं, वो भी मल निकालने का एक नेचुरल तरीका है। पर उसके अलावा भी हमारा पसीने के द्वारा भी मल निकलता है। जो पसीना निकलता है वो भी एक मल निकालने का एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है। खैर, हम उस टॉपिक पे बहुत गहराई में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कि ये तीन मेन कंपोनेंट हैं, और हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल के पॉइंट से समझना चाहेंगे कि इनको कुंडलियों में कैसे समझें। अगर ये सप्त धातुओं की नॉलेज आपको होगी तो आप कुंडली में देख करके चीजों को समझ भी पाएंगे। तो ये जो सात धातु हैं, ये सात धातु कौन कौन सी है? वो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सात धातु हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब इनका संबंध प्लेनेट के साथ है। और आपके शरीर में कौन सी धातु गड़बड़ है, ये आप इन्हीं ग्रहों की पोजीशन से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी धातु गड़बड़। और उन धातुओं के कार्य से आप तुरंत समझ जाएंगे कि मामला कहाँ गड़बड़ हुआ। तो सबसे पहले आता है रस। जो भी भोजन हम खाते हैं, भोजन के द्वारा मिलने वाले पोषक तत्वों से सर्वप्रथम रस का निर्माण होता है। और अभी आपको बड़े कई संबंध पता चलेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इस रस का संबंध चंद्र ग्रह से होता है। चंद्रमा हमारी इम्यूनिटी को, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। जितना रस उत्तम बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, वो रस आपके शरीर को पोषण देगा। अगर ये गड़बड़ हो जाए तो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने सुना होगा ऑटो इम्यून डिसीजेस। ऑटो इम्यून डिसीजेस वह बीमारी होती है जिसमें हमारी जो प्रतिरोध करने की जो क्षमता है शरीर की, जो हमारी खुद की इम्यूनिटी शरीर के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर अटैक कर देती है। हमारे बॉडी में एक प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। एक होता है हमारा बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म। उसका काम है, देखता है बॉडी में कौन सा ऐसी चीज आ गई जो शरीर के लिए खराब है, वो लेता है और उसको मार देता है, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने घर में, घर के बाहर पहरेदार को, सिक्योरिटी फोर्स को लगा के रखें, जैसे बड़े बड़े नेता लगा के रखते हैं, और वो देखते हैं अगर कोई अनजान आदमी आ रहा है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन तो वो उस पर अटैक कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म है। अगर उनको लगता है ये कुछ ऐसा आ गया है जो बॉडी को खराब कर सकता है तो बॉडी उसके ऊपर अटैक करती है। ऐसे ही हम जीवित रहते हैं, ये हमारा सभी का नेचुरल प्रोसेस है जीवित रहने का। पर ऑटो इम्यून में क्या होता है, वो अपने ही दोस्त, अपने ही मित्र सेल को, जो उसके अपने जैसा ही है, वो पहचानता नहीं है और वो अपने ही आदमी पर अटैक कर देता है। इसे ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। चंद्रमा की कमजोरी की वजह से
इम्यूनिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर होना बहुत ही आम बात है। चंद्रमा का काम है हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखना, मानसिक रूप से शांति प्रदान करना, अब हमें जन्म पत्रिका में देखना है कि हमारा चंद्रमा गड़बड़ तो नहीं। अगर रस हमारा बिगड़ा तो कफ का इनबैलेंस होगा। अब कनेक्ट करो पिछली क्लास से। चंद्रमा था हमारा कफ। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे जी, ये आपने रस समझा दिया, पर रस कहाँ प्रॉब्लम करेगा? रस यानी कि कफ का प्रॉब्लम, वो हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट करेगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर हाइड्रेटेड नहीं है तो डिहाइड्रेशन की भी समस्या बनेगी। और जो लोग डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं या रहते हैं, उनका मानसिक संतुलन भी बैलेंस नहीं रहता। इसलिए हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। चंद्रमा हमारे शरीर में प्रोटीन को रिजर्व करने के काम आता है। नहीं तो ये गड़बड़ हो जाए तो प्रोटीन लीकेज की भी समस्या हो सकती है। कुछ लोग जिन्हें डायबिटीज हो और लंबे समय तक डायबिटीज चलती रहे और वो कंट्रोल ना हो, तो कई बार प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका रूट कोज भी मून है, यानी रस है। कुछ लोगों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। उसका भी मेन जो है रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट मून ही है। और जितने भी, चाहे वो एल्बुमिन है या कोई और समस्याएं हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड, तो आपका को सबसे पहला स्टेप उठाना है कि चंद्रमा को देखो, चंद्रमा को ठीक करो। अगर चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिक वो आपको मेंटल पीस प्रोवाइड करेगा ही करेगा। और जितना मेंटल पीस हमारा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा चांसेस हैं हमारे को बीमार कम होने के। क्योंकि सबसे पहली धातु जो भोजन के सब बाद सर्वप्रथम जिसका निर्माण होता है, वो रस है। और रस ही बिगड़ जाएगा, यानी आपने जो खाना खाया उससे रस तत्व ही अगर बिगड़ गया, तो मामला सारा का सारा गड़बड़ा सकता है। ठीक है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि चंद्रमा कैसे बिगड़ता है। आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हो, जैसे ही कुंडली में देखो चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, रस के ऊपर काम करो। और रस हमें भोजन से मिलता है। अवॉइड द जंक फूड। ऐसा भोजन खाओ जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। ज्यादा से ज्यादा फल, खास करके जो मीठे फल होते हैं उसमें रस बनाने की प्रवृत्ति बड़ी अच्छी होती है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज्यादा ज्यादा सेवन करना। और अगर आपकी पाचन अग्नि मंद है तो फ्रूट्स तो कच्चे खा सकते हो, पर सब्जियों को कच्चे खाने मत लग जाना। जैसे खीरा खाने लग जाते हैं जिन लोगों को कफ की प्रवृत्ति होती है, अगर रस बिगड़ गया यानी कफ बिगड़ गया है, चेस्ट के अंदर दिक्कत आ रही है, कंजक्शन है, खांसी है, जुकाम है ना, एलर्जी रहती है, छींकें आती हैं, इम्यूनिटी लो है, ऑलरेडी ये सब है, तो ऐसी गलती मत कहना है भाई गुरुजी ने कहा है कि भाई ये चीजें खाओ तो इससे रस बनेगा। तो खीरा, ककड़ी, टमाटर इनके चक्कर में मत पड़ना। मतलब कच्चा नहीं खाना है, प्याज कच्चे नहीं खाना है, ये चीजें खानी है
पर या तो सूप बना के खाइए, उबाल के खाइए, सब्जी बना के खाएं। सब्जियां ज्यादा जब भी खानी है, पर अब गर्म करके खानी है, नहीं तो कफ प्रकृति बढ़ जाएगी। और मेडिटेशन में जाने का प्रयास करना है। प्राणायाम और मेडिटेशन आपके रस धातु के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और खाना वैसे ही कम कर दो। अगर अग्नि कम है, यानी कि पचाने की अग्नि कमजोर है, खाना स्लो पचता है, तो उसका एक ही टेक्निक है, खाना ही कम खाना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा खाओ और सुरुचि पूर्ण खाओ। बहुत अच्छे तरीके से खाना खाओ। खाने को मेडिटेशन बनाना है। जैसे हम ध्यान करते हैं और ध्यान में कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि कोई गलती ना हो, ऐसे ही खाना खाते समय हमें चीजों का ध्यान रखना हो। नहीं तो ये इमोशनल इम्बैलेंस कंटिन्यू चलता ही रहेगा। कैंसर का रूट कोज भी यहीं से आरंभ होता है। जो लोग कहते हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ है कि टेंशन में तो हम रहते हैं, टेंशन क्या करें, आ जाती है, टेंशन हमारा परम सौभाग्य है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुंडली में किसी कारण से, किसी ग्रह की वजह से अगर स्ट्रेस का सामना जीवन में करना भी पड़ रहा है, तो आपके पास नंबर वन डाइट अवेलेबल है। अच्छी डाइट लें, कम डाइट लें, न्यूट्रिशियस खाना लें, योगा को अपनाएं, प्राणायाम को अपनाएं और मेडिटेशन में चले जाएं, तो पहली धातु ही ठीक हो जाएगी। फर्स्ट धातु जब ठीक होती है, क्योंकि इसी धातु से अगली धातु का निर्माण होगा। ये 7 धातुएं, एक धातु अगली को बनाएगी, उससे अगली उसको बनाएगी, वो उसको बनाएगी, और लास्ट में अंतिम धातु है वो शुक्र धातु है, उसका निर्माण होगा। रस से लेकर के शुक्र तक ये ऐसे पूरी सीरीज चलेगी। अगर पहले पर ही कंट्रोल कर लिया तो दूसरी में कम बिगाड़ होगा। दूसरा है रक्त। जैसे मैं लाल किताब में अक्सर पढ़ाता हूं, अगर रक्त ही खराब हो गया तो उस बॉडी में कौन सा रोग ऐसा है जो नहीं हो सकता। तो रक्त ही यदि अशुद्ध हो गया तो ये मामला सारा बिगाड़ सकता है। इसका संबंध मंगल ग्रह से होता है। ये हमें वाइटलिटी देता है, हमें एनर्जी देता है, हमें ये स्टेमिना देता है, हमारे अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी देता है, और साथ में साइड इफेक्ट के रूप में अग्रेशन भी दे देता है। परंतु यदि मंगल ग्रह कुंडली में अच्छा है, मजबूत है, तो ये अच्छा ब्लड सर्कुलेशन देता है और आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में बहुत बड़ा सहयोग देता है। यानी रक्त जो होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए। रक्त की शुद्धि अनिवार्य है। अगर रक्त अशुद्ध होगा, अब रक्त अशुद्ध होगा कब होता है, क्यों होता है? मंगल को कनेक्ट करो किससे? पित्त के साथ। मंगल किससे? पित्त से। जैसे चंद्रमा को आपने किया था कफ के साथ, अब मंगल को करना है कनेक्ट किसके साथ? पित्त के साथ। पित्त मैंने आपकी। तो आपको भोजन पचाने की जिम्मेवारी सही तरीके से आपके शरीर की अग्नि की है। अगर वो इम्बैलेंस होगी तो भोजन को ही ढंग से नहीं पचा पाएगी, और भोजन अच्छे से नहीं पचेगा तो उससे अच्छे से पोषक तत्व भी नहीं निकल पाएंगे। तो क्या दिक्कतें होंगी? पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, रक्त संबंधी विकार होंगे, रक्त संबंधी विकार जिसमें एनीमिया हो गया, रक्त ही प्रॉपर रूप से नहीं बन रहा है तो खून की कमी हो जाएगी।
स्किन डिसऑर्डर, जब खून ही अच्छे तरीके से निर्माण नहीं हो रहा है। जैसे वो पहले टीचर हमारे नाखून देख के बता देते थे ना कैसी लालिमा है, नाखूनों के अंदर कितनी अच्छी लालिमा बनी हुई है, उससे ही पता चल जाता है कि ब्लड का सर्कुलेशन कितना अच्छा है, ब्लड कितना अच्छा है। अगर पिंक है, पिंकिश हैं हमारे नेल्स, तो ये दिखाता है कि अगले के अंदर एनीमिया, एनीमिक नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। फोड़े फुंसी होना, ये सब मंगल की मेहरबानी हो जाती है। तो रक्त शुद्धि के लिए फिर कार्य करना चाहिए। अगर मंगल अच्छा होगा तो ये जो खाने को पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेंगे, हार्मोन्स का बैलेंस बना रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। मंगल का डिस्टर्ब, मंगल अब डिस्टर्ब कैसे होगा? मंगल के साथ राहु बैठ जाए, मंगल के साथ केतु बैठ जाए, मंगल बुध एक साथ बैठ जाए, मंगल शुक्र एक साथ आ जाए, मंगल शनि एक साथ आ जाए, मंगल चंद्रमा एक साथ आ जाए, तो ये रक्त से संबंधित बीमारियां कहाँ कहाँ आएंगी और उनके असर कहाँ दिखाई देने लगेंगे, ये सारे कॉम्बिनेशन है। मंगल केतु के साथ बैठ जाए, मंगल नीच राशि में बैठ जाए, मंगल वक्री हो जाए, तो रक्त की अशुद्धि। अब हमने एक शब्द में इसे याद कैसे रखना है? ये रक्त की अशुद्धि दे सकते हैं। और ये आ कहां से रहा है? ये रस से ही आ रहा है। रस प्रॉपर नहीं होगा तो रक्त में भी अशुद्धि आने के चांस आएंगे, मैक्सिमम चांस होता है। इसलिए लाल किताब की ब्यूटी आपको पता चलेगी, उसमें बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, मित्रों ग्रहों की मित्रता, कि मित्र ग्रह सपोर्ट करेंगे। कि अगर मंगल बेचारा कमजोर पड़ रहा है, अगर चंद्रमा उसको मदद देते तो मंगल में जान आ जाए। चंद्रमा कमजोर पड़ रहा है, मंगल की मदद मिल जाए तो चंद्रमा में जान आ जाए। अब समझ में आएगा कि हमें को ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो कैसे ये प्लेनेट एक दूसरे से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड। रक्त के बाद तीसरी धातु का निर्माण जो होता है उसका नाम है मांस, मसल्स। मसल्स हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाती है, हमारे स्टेमिना को दिखाती है, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को दिखाती है। और अगर मंगल कमजोर हो गया, अगर मंगल कमजोर हो गया, क्योंकि मांस का भी ग्रह मंगल है, मंगल से दो धातुएं आती है, रक्त भी आता है और मांस भी आता है, ये ध्यान रखना। तो मसल्स लूज हो जाएंगी। आप कभी कभी डॉक्टरों से सुनते हैं ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे मसल्स मास जो डाउन होने लग जाता है, मसल्स वीक होने लग जाती हैं, और जैसे जैसे हमारी मसल्स डाउन होने लग जाती है बुढ़ापा आ जाता है। तो कहते हैं ना, अगर चाहते हैं कि बूढ़े ना हो तो मसल्स बना करके रखो। इसलिए लोग स्ट्रेंथ, डॉक्टर जो हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जो है आपको बात कहते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। तो ये मंगल तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हो जाता है। जिन लोगों का भी मंगल अच्छा है, मेष राशि का मंगल, वृश्चिक राशि का मंगल, उच्च का मंगल, तीसरे भाव का मंगल, दसम भाव का मंगल, पहले भाव का मंगल, इनके चांस हैं कि इनके पास मसल्स पावर हो सकती है। अब ये पक्का नहीं कि हो ही हो, अदर कंडीशंस भी अप्लाई, कल को कमजोर किसी कारण ना हो रहा हो, तो ये मान के चलो उनकी मसल्स धातु, मांस धातु अच्छी होती है। और मांस धातु अगर अच्छी होगी वो आगे डिसाइड कर देगी कि आप कितना लंबा जीवन जिएंगे, आपकी पावर कितनी है, स्टेमिना कितना है बॉडी का प्रॉब्लम को झेलने का। अगला है मेद, ये जिसे हम गुरुदेव, मोटापा कह इंग्लिश देते हैं। क्या हो गया हरीश?
मुझे समझ ओ, में नहीं आया। ये प्योर हिंदी जो है ना, थोड़ी वो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल हिंदी में या फिर इंग्लिश फैट। में? फैट। 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 इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से है। हमारी बॉडी का लुब्रिकेशन, बॉडी का नरिशमेंट बृहस्पति से ही आता है। इसका काम है बॉडी के फैट को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, कि जहां पर फैट की रिक्वायरमेंट हो बॉडी में उस जगह पर भेजना। ये काम किसका है? बृहस्पति का। अब ये याद रखना में, तब आप भी कुंडली देखोगे तो ये चीज पता चल जाएगी। बृहस्पति का काम है बॉडी में फैट कहाँ कहाँ सही सही मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बृहस्पति का काम है। और अगर चार्ट के अंदर बृहस्पति ठीक ना हो तो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है वो पेट का मोटापा, विसरल फैट जिसे बोलते हैं, जो बेली फैट जिसे बोल देते हैं। ये बृहस्पति के खराब होने की निशानी के रूप में माना जाता है। ये डायबिटीज में अपना अहम रोल अदा करता है, सर्टेन टाइप के कैंसर्स में अपना रोल अदा करता है, हार्मोनल इश्यूज में, लीवर की फंक्शनिंग, हार्ट, लीवर। अच्छा देखो, हार्ट का डॉक्टर होगा वो कहेगा मोटापा कम करो, किडनी वाले के पास जाओगे वो कहेगा मोटापा कम करो, लीवर वाले के पास जाओगे वो कहोगा मोटापा कम करो। मैक्सिमम डॉक्टर कहेंगे कि मोटापा कम करो। क्योंकि अगर फैट का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में ठीक नहीं है तो रोग को ये सीवियर बना देता है। शरीर का रोगी हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मा और इस जन्म में गलत तरह के रहन सहन खान पीन से बीमारियां आती हैं। वो तो होता है और होता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता कि बीमारी को आने से पूर्णतः हम रोक दें। वो आएंगी, उसको रोका नहीं जा सकता। पर फिर भी ख्याल रखना हमारा दायित्व तो बनता है कि हम नॉलेज के द्वारा उसको सुधार सके। तो बृहस्पति यदि वक्री हो, नीच राशि में बैठ जाए, अस्त हो जाए, राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, तो ये डिस्टर्ब हो सकता है। और भी कुछ कुंडली के ऐसे स्थान हैं जहां पर बृहस्पति कमजोर हो सकता है। तो बृहस्पति की कमजोरियां ये दिक्कत दे देती। अब कमाल की बात तो ये, अगर बृहस्पति बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए तो भी वो बीमारी दे सकता है। और बृहस्पति का संबंध कफ से है। तो ये साथ साथ अपने दिमाग में, जहन में बिठा लो, तो आपको बहुत सी चीजें एकदम क्लिक करेंगी। अरे बृहस्पति डिस्टर्ब हुआ, इसका मतलब कफ डिस्टर्ब हो गया। कफ अगर डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब शरीर में फैट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। या तो फैट कम है या फैट ज्यादा है। देखो, फैट कम भी नहीं होना चाहिए और फैट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैट हमारा नरिशमेंट करता है। बॉडी की लुब्रिकेशंस का काम फैट का ही है। उसके बगैर हमारा दिमाग नहीं, दिमाग की खुराक भी यही है। तो ऐसा नहीं है कि उससे गुजारा नहीं चलेगा उसके बगैर, बट वो प्रॉपर होना चाहिए। अगला है अस्थि, बोन।
इंग्लिश में हड्डियां, जो हमारा स्केल्टन होता है ना, आप देख मेडिकल कॉलेज के अंदर वो दिखाते हैं भूत, अब पुरानी फिल्मों में नहीं भूत का दिखाना होता तो वो स्केल्टन हिला देते थे, भूत आ गया, है ना। बस वो जो अस्थि पिंजर है ना, बस वो है, ये वो अस्थियां जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मेजर मेजर। इसका संबंध शनि ग्रह से होता है। अच्छा, जब कोई सिंगल हड्डी टूटेगी तो उसमें सूर्य का दोष होता है, ये ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा। पर पूरा स्केल्टन एज ए पूरे स्केल्टन, स्केल्टन का काम है, मतलब उसका अस्थि का काम है हमारा, ये स्ट्रक्चर बनाता है हमारा बॉडी का। कौन आदमी कितना लंबा है, कौन आदमी छोटा है, कौन आदमी तगड़ा है, वो उसका स्केल्टन डिसाइड करता है। अस्थि पिंजर डिसाइड कर देता है कि आदमी कितना लंबा होगा। तो ये सैटर्न के ऊपर है। व्यक्ति का स्ट्रक्चर, उसकी ड्यूरेबिलिटी, ये शनि पर डिपेंड करती है। अगर शनि स्ट्रांग हो तो उसकी बोन्स हेल्दी होती हैं, उसके दांत हेल्दी होते हैं। अच्छा, पर दांत में कीड़ा लगेगा बुध की प्रॉब्लम से, ये ध्यान रखना। दांत खराब होंगे बुध से। पर वो जो ये अपना कैल्शियम और फास्फोरस और इनसे जो दांत बने हुए हैं ना, ये जो हड्डियां हैं हमारे दांतों की, ये शनि है, ये ध्यान रखना। दांतों की खराबी बुध के कारण आएगी। हाँ भाई, दांत ही टूट जाए, कोई मुक्का मार के दांत ही तोड़ दे, तो हो सकता है शनि की दशा खराब चल रही हो, इट में भी। कोई एक्सीडेंटल दांत टूट गए, 3 दांत टूट गए, 4 दांत टूट, उसमें शनि का रोल रहेगा फिर। और जो ये हड्डियां होती हैं, हाथ की हड्डी टूट गई, टांग की हड्डी टूट गई, उसमें सूरज का भी रोल रहता है। अगर शनि कमजोर है तो हमारे जॉइंट्स पेन, ये जो हड्डियों के जोड़ होते हैं, फ्रैक्चर्स होना, हमारे स्केल्टन से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होना, ये कमजोर शनि दे सकता है, वक्री शनि दे सकता है। दो ही चीज याद रखना, कमजोर शनि और वक्री शनि, ये प्रॉब्लम दे सकता है। और शनि का संबंध किससे है? वात, ये याद रखना। वायु, वायु हमारे बॉडी में मूवमेंट देती है, जैसे हम घुमा रहे हैं ना, ये मूवमेंट, इलास्टिसिटी, मूवमेंट। वात, वात प्रकृति का आदमी कैसा होगा? वो खाली नहीं बैठेगा, वो कान में खुजली कर लेगा, यूं कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। दरी के ऊपर बैठा होगा, दरी तोड़ता रहेगा, उसके धागे तोड़ने लग जाएगा। उसको कहीं बैठा दो, उसमें मूवमेंट चलती रहती है। वात है उसमें, वायु, वो एक जगह स्थिर नहीं है। हवा ऐसे ऐसे चलती रहती है, तो स्थिरता नहीं है। और पित्त वाला जो आदमी होता है वो बड़ा शार्प और बड़ा वो हो जाता है। जैसे एक बड़ा इसको समझने का एक एग्जाम्पल है, कि जैसे एक कमरे में कोबरा आ जाए, सांप आ जाए, और एक वात प्रकृति का आदमी हो, अगर वो देखेगा तो इतना जल्दबाजी में काम करेगा ना। अगर उसको लगा कि खिड़की है, वो खिड़की खोल के हो सकता है ऊपर से कूद जाए, 1 मंजिल 2 मंजिल, पर वो सांप से डर के इतनी ज्यादा डरेगा और तेजी से भाग जाएगा। और अगर उस कमरे में पित्त प्रकृति वाला आदमी है, ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, गोल टारगेट, अपने गोल के प्रति बड़े वो होते हैं, तो उनको लगा रहे ये तो सांप है, इसको तो मारना चाहिए, नहीं तो ये तुझे मार देगा। अगर तूने इसको नहीं मारा तो ये तुझे मार देगा। वो कुर्सी ढूंढेगा, डंडा ढूंढेगा, उससे फाइट करेगा, मतलब आर पार की फाइट करेगा उसके साथ। वो कहेगा भाई मरना तो है ही, तो प्यार मोहब्बत से भी क्यों मरूं, मैं लड़के मरूंगा। ये पित्त प्रकृति होती है। और कप प्रकृति वाला क्या करेगा?
कफ प्रकृति वाला एक कोना ढूंढेगा या अलमारी ढूंढेगा, उसके ऊपर बैठा रहेगा और उसको पुकारेगा पित्त वाले को, भाई आजा, ये मार दे, सांप आ गया देख, मार इसको, मार दे, खत्म कर दे। कफ वाले थोड़े लेजी होते हैं। तो ये वात प्रकृति शनि ग्रह से आती है। जो शरीर में लंबे होते हैं उन पर शनि ग्रह का इम्पैक्ट होता है, उनमें वात प्रकृति होती है। अगली धातु है मज्जा, जिसे मैरो भी बोलते हैं, नर भी बोल सकते हो आप। इसका संबंध बुध ग्रह से होता है। ये हमारे इंटेलिजेंस को शो करती है, दिमागी शक्ति को, हमारी नर्वस स्ट्रेंथ को दिखाती है। बोन मैरो हेल्थ इसी से आती है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे के सारे मज्जा धातु से आते हैं, नर्वस सिस्टम। तो यहां पर मरकरी का बहुत बड़ा रोल है। पर ध्यान रखना, इसको बिगाड़ने का काम शनि करेगा। बिगाड़ने का काम शनि करेगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई ना, तो उसमें शनि का रोल होगा। कोई नर्वस, कोई नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये समझ लो इसके पीछे शनि ग्रह छिपा हुआ कहीं ना कहीं। जैसे न्यूरोलॉजी के डॉक्टर होते हैं, सारे नर्व के ही पेशेंट होते हैं उनके पास। तो न्यूरोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उनके पीछे सामने फ्रंट में कौन होगा? मरकरी होगा, सामने बुध होगा, और फ्रंट बैक साइड में उसके शनि ग्रह छिपा होगा, मतलब उसका भी रोल होगा। अकेला मरकरी नहीं ये सब करेगा। मरकरी कभी नहीं चाहता कि मैं ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करूं। चाहे वो मेमोरी लॉस की बात आ जाए या मेमोरी की वीकनेस की बात आ जाए, कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो, हकलाना हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो, चीखना चिल्लाना हो, गाली गलौज हो, ये कम्युनिकेशन सारे के पीछे कहीं ना कहीं शनि जिम्मेवार मिलेगा आपको। गुरुजी, इसका कोई रीजन है क्या कि चीज? ये शनि क्यों बुध को बिगाड़ रहा है इसके अंदर? हाँ, बुध को इसलिए बिगाड़ रहा है कि जो अस्थि है, अस्थि के बाद मज्जा का निर्माण हो, नर्व जो है वहां से आ रही है, मतलब उस धातु से कन्वर्ट होकर के आ रही है। अगर वहां पर अशुद्धि नहीं है तो आगे नहीं ट्रांसफर हो। जैसे सपोज करो, किसी का रस अच्छा है, तो ऑटोमेटिक अच्छे रस से अच्छा रक्त ही बनेगा, और अच्छे रक्त से अच्छी मांस ही बनेगी। और मांस अगर किसी का ठीक है तो इसका मतलब फैट नहीं है, मतलब मेद नहीं बनेगा गलत। फैट डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं, क्यों हम जिम में जाते हैं, क्यों हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं? क्योंकि हमारा शरीर का फैट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाता है एक्सरसाइज करने से। वो हमारा है। अगर वो फैट डिस्ट्रीब्यूशन सही हो गया, मतलब मेधा, फैट ठीक है, तो फिर आगे जो अस्थि है वो हमारी मेंटेन रहेंगी। वो टूट फूट होना, जॉइंट पेन होना, इसकी समस्या नहीं है। और अगर इन जॉइंट्स में जो घूमने ये नसें हैं, जो पूरा जाल बिछा हुआ है हमारे हाथों में, पाँव में, हार्ट में, ब्रेन से कनेक्टेड सारी चीजें आपस में, नर्व बिल्कुल, वो अगर ठीक होगा तो वहां गड़बड़ होगी ही नहीं, नर्व एकदम ठीक मिलेगी। और अगर नर्व ठीक मिलेगी तो उससे अगली जो धातु है वो शुक्र धातु है, वो ऑटोमेटिक अच्छी हो। अच्छा, ये जो छह धातु हैं ये तो शरीर में आप कहीं देख सकते हैं, मतलब इनको देखा जा सकता है। पर कमाल की बात है, जो शुक्र धातु है वो अगर शरीर में ढूंढने लगोगे कहीं नहीं मिलेगी। उसका कोई ऐसा स्थान नहीं है। नर को तो कहते हैं अरे ये नर रही, ये नर रही, या ये यहाँ से निकाल लो, ब्लड निकालना है तो नर में से यहाँ से निकाल लो। वो सब दिखती हैं, हमें दिखाई देती है, महसूस होती है, हड्डियां हम देखते हैं, सब चीजें। पर शुक्र धातु हमें नहीं दिखाई देती। अगली जो धातु शुक्र धातु है, इसका काम है
ये फर्टिलिटी के काम आता है। ये क्रिएटिव है बहुत ज्यादा, यानी कि संतानोत्पत्ति, संतान को उत्पन्न करना, हमारे चेहरे पर दमक लेके आना, चेहरा को चमक लेके आना, अट्रैक्शन क्रिएट करना, शरीर में आकर्षण को क्रिएट करना, ये शुक्र धातु का काम है। अगर शुक्र धातु ठीक नहीं हो या गड़बड़ हो, इसका ये कमजोर हो, तो हार्मोनल इश्यूज, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, लैक ऑफ एंथेचुज्म, मतलब लैक ऑफ जील भी कह सकते हो, मतलब जोश नहीं होता जीवन के अंदर, ये लास्ट धातु है पर बहुत ज्यादा मेन है, क्योंकि ये डिसाइड कर देती है कि हम यंग कितने समय तक बने रह सकते हैं। यंगनेस को, मतलब जवानी को बरकरार बनाए रखने में शुक्र धातु का बहुत ज्यादा महत्व है। ये पुरुष में भी है, ये स्त्री में भी है। जैसे कुछ लोग 50 साल की आयु में भी यंग लगते हैं, कुछ लोग 60 साल की आयु में भी बड़े ऐसा लगते हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं। मैं अभी एक सज्जन की कुंडली देख रहा था, बुजुर्ग व्यक्ति कहूंगा मैं, 90 ईयर्स से 90 ईयर्स की, और वो तो चलो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, अदरवाइज उनकी सूरत देख करके मैं पता नहीं लगा सकता था। मैं बड़ा सरप्राइज था। उनको सिर्फ एक हार्ट में ब्लॉकेज आया है 86 ईयर्स की एज में, और वो सिर्फ ये समझना चाहते थे कि आगे तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या था, उनका लग्नेज बड़ा स्ट्रांग था, वो मैं बताऊंगा आपको स्टोरी। कहने का मतलब, ये प्लेनेट का इम्पैक्ट इतना गजब का होता है हमारी लाइफ में, ये आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि पूछो। 90 ईयर्स की एज में वो मकान बेचने के इच्छुक हैं, प्रॉपर्टीज को देख रेख कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, पूरे बैंकिंग बुकिंग सब अपने ऐड से देख रहे हैं, और कोई आवाज में कमजोरी नहीं, कोई किसी चीज की कमजोरी नहीं। तो एक चीज है कि ये जो सप्त धातुओं का जो खेल है, अगर ये जितना बैलेंस्ड हो जाए, जितना अच्छा हो जाए, उतना ही हम लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं। अब आपने ध्यान देना होगा कि एक ग्रह है ऐसा जो नहीं आया, वो ग्रह है सूरज, सूर्य। क्योंकि पूरी बॉडी का को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी सूरज की है। 7 धातुओं से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है, और पूरा जो फिजिकल हमारी पूरी बॉडी है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम सूरज का है बहुत सिंपल। अब हम शुक्र के हमने बात नहीं की। शुक्र हमारे रिलेशनशिप, हमारी इम्यूनिटी, हमारे हार्मोन्स, और हमारे इमोशनल बॉन्डिंग को दर्शाता है। वीनस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्लेनेट है, और अगर रिलेशनशिप ठीक ना हो तो शुक्र धातु धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, और ये भी डायबिटीज में बड़ा रोल अदा करते हैं। तो जुपिटर और वीनस
दो ग्रह ऐसे हैं जो डायबिटीज में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। शुक्र ग्रह का नीच राशि में हो जाना, शुक्र का अस्त हो जाना, शुक्र का राहु केतु के साथ बैठना, शुक्र का सूरज के साथ बैठना, ये शुक्र धातु की कमजोरियों को दिखा सकते हैं। अब आपने इन सब धातुओं के बारे में समझ लिया। अब मुद्दा आता है जी, करना क्या चाहिए। तो पहला इसका सूत्र है राइट डाइट। डाइट कैसे लेनी है? तो हम सब कहेंगे हम तो सब अच्छा अच्छा खाना खाते हैं जी, बढ़िया काजू बादाम खा रहे हैं, बढ़िया फ्रूट्स आ रहे हैं, बढ़िया वेजिटेबल्स आ रही हैं, बढ़िया मक्खन मलाई आ रहा है, तो कोई कमी तो है ही नहीं, फिर भी हम बीमार क्यों? तो यहाँ पे नियम बनता है, राइट डाइट का मतलब है अपनी प्रकृति के अनुसार खाना खाना। और प्रकृति कौन डिसाइड करता है? प्रकृति आपका लगन का स्वामी डिसाइड करता है। तो प्रकृति का स्वामी यानी कि लग्नेश, लग्नेश जिस हाउस में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, वो आपकी प्रकृति होगी। अब मान लो आप सिंह लगन के व्यक्ति हैं, तो लग्नेश हो गया सूरज, और ये जाके बैठ गया मेष राशि में। तो थोड़ा सा ध्यान दो, मेष लगन, लगन का स्वामी सूरज, सूरज की क्या प्रकृति है? वात है, कफ है, पित्त है, क्या है? पित्त। पित्त। पिच। कहाँ चला गया? मेष राशि में। मेष राशि कौन सा स्थान है? जल। सिंह लगन के हिसाब से देखो ना, कौन सा है? नाइन्थ हाउस है। ओ यार, हाँ। नाइन्थ हाउस में मेष राशि बैठी है। मेष राशि अग्नि। पे कौन सी प्रकृति है? अग्नि। मंगल, पित्त। जल। लीमा जी के पीछे से म्यू वो आ रही है। हाँ, एक मिनट लीना जी, मैं वो कर लो। हाँ, तो क्या हुआ? आपका पित्त प्रकृति का सूरज मंगल की राशि यानी मेष में चला गया, तो व्यक्ति की प्रकृति क्या बनी? प्राइमरी प्रकृति पित्त। पित्त बन गई, तो उसकी मूल प्रकृति क्या है? पित्त है। अब वो हाउस किसका है? गुरु का। और गुरु की प्रकृति क्या है? कफ। पर कफ डोमिनेंट नहीं होगा। नाइन्थ हाउस में आए, डोमिनेंट कौन होगा? पित्त डोमिनेंट होगा। कफ होगा वो थोड़ा होगा, तो ज्यादा होगा पित्त, थोड़ा कफ। चलो इस चक्कर में नहीं हम जा करके, सिंपल इसको और इजी करते हैं। हमने ये समझना है कि ये साहब जनाब पित्त प्रकृति के हैं, यानी कि शरीर में गर्मी ऑलरेडी ज्यादा होती है। थोड़ा सा बाहर मौसम में गर्मी होते ही इनका पित्त एग्रीवेट हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है। और पित्त बढ़ने से गुस्सा, एसिडिटी, डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कतें, भूख जल्दी लगती है, हर काम में जल्दी होती है। होते तो बड़े इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट होते हैं ये, बड़े टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। मतलब ये उस तरह के हैं, ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर इन्हें लग रहा है अच्छा ये आदमी बहुत अच्छी बात बता रहा है, उसी समय कागज उठाएंगे, पत्थर उठाएंगे, पेन उठाएंगे, नोट करना शुरू कर देंगे। उनको कलेक्ट करके रखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, जो बात वाला आदमी कहेगा अच्छा, ये आदमी बात तो सही कह रहा, सुनो इसकी। वो बात सुनेगा, फिर कहेगा यार ये सुन तो ली तूने बात। ऐसा कहते हैं, चल दूसरे की भी सुनते हैं। दूसरे की सुन ली, अब तीसरे की भी सुनते हैं, चौथे की भी सुनते हैं। जब तक सुनने लेगा फिर कहेगा यार इसको बंद करके रखते हैं, सुन लिया, अगले दिन तक भूल सकता है। वो कोई इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं बनाए, उसने जो काम आधे घंटे में किया जा सकता था उसमें उसने 2 घंटे लगाए। समझना बात को, 2 घंटे लगाए,
और निष्कर्ष क्या निकाला? अब 4 आदमी की सलाह ले ली उसने एक टॉपिक पे, अब क्या हो गया, खिचड़ी बन गई उसकी। वो सब्जेक्ट उसके समझ में नहीं आया, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया, उसका कोई उपयोग खास कर नहीं पाया, या कहीं और रील चलाने में भग जाएगा दिमाग। तो वो है वात। वात टिकता नहीं है, अनबैलेंस है इस मामले में। पर पित्त वाले एकदम पिन पॉइंटेड होते हैं, मुझे ये चाहिए का मतलब ये चाहिए। अगर मैं गूगल के ऊपर सप्त धातु ढूंढ रहा हूं तो मैं सप्त धातु ही देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन सी फिल्म लॉन्च हो गई है और उसका रिव्यू क्या है। मुझे नहीं जाना उस तरफ, बाढ़ में जाओ, मुझे नहीं मतलब कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाई साहब मैं सप्त धातु ढूंढ रहा हूँ, तो सप्त धातु के ऊपर ही सिर्फ टॉपिक पे टिका रहेगा एकदम। और टिकने का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ता जा रहा है और अपने ऊपर दिमाग पे ना ना ना, वो तुरंत नोट कर रहा है। अच्छा इसने ये बोला, अच्छा इसने ये बोला, वो एक 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 एक, एक, एक नोट कर रहा है। इससे पता चल गया ये आदमी पित्त प्रधान है। ऐसे पित्त, ऐसे प्रकृति निकाली जाती है। अब जैसे धनु लगन, अब धनु लगन है, स्वामी हो गया बृहस्पति, बृहस्पति की प्रकृति कफ, और वो कुदरती, हम आसान करने के लिए मैं बता रहा हूं, उसको बिठा दिया मीन राशि में, यानी 4 था उसमें। अब मीन क्या है, वो भी बृहस्पति है, वहां पर भी क्या है, कफ है। कुंडली का चौथा भाव चंद्रमा का भाव है, वहां पर भी कफ है। तो डोमिनेट कौन होगा, कफ होगा। और कफ वाले की आदत है, बुक उठाएगा, आज तो मैं पढ़ूंगा बड़े दिल लगा करके, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, नींद आ रही है पर किताब नहीं रखूंगा, नींद आ रही है, चौथा पेज, सो जा, सुबह उठ के पढ़ता हूँ, सुबह 5 बजे पक्का। और किताब छाती पर, छाती से नहीं हटाएगा, क्योंकि उसने भी टारगेट तो पूरा करना है ना। किताब छाती पे रखी रहेगी, कोई और ही उठा करके रखेगा, भाई साहब सो ही जा, तू एक ही काम कर ले, सोने का काम कर ले। तो कब प्रकृति वालों को सोने में थोड़ा आनंद आता है, थोड़ा वो रिलैक्स रहना चाहते हैं, भाग दौड़ वाला फिजिकल वर्क कफ प्रकृति वाले नहीं कर पाते, या वो इतना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो कहीं पर भी मिलते हैं जुलते हैं, सबसे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बात करने में बड़े अच्छे होते हैं, बहुत फंटास्टिक बात करते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत हंसी मजाक वाली भी बातें करेंगे। और अगर आप उनके ऊपर कोई चुटकुला बोल दोगे बिल्कुल नाराज नहीं होते। कब प्रकृति वालों की एक आदत होती है, पर अक्सर समय के साथ साथ मोटे होते चले जाते हैं, मोटापा इनको बढ़ता चला जाता है, बीमारियां इनको घेरती चली जाती है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, कफ की समस्याएं, खांसी जुकाम एलर्जी, गले की खराबियां, बहुत सारी चीजें इनके साथ गड़बड़ हो सकती है। ये ये कफ का इम्बैलेंस है। अच्छा, ये हुई प्रकृति, ये उस इंसान की प्रकृति। अब उसको क्या ध्यान रखना है, अब उसको खीरे टमाटर ककड़ी और जूस और इनसे पीछा हटाना है, ये सब नहीं लेना उसको। बढ़िया सुबह उठ करके बढ़िया अपनी चाय बनाए, लौंग डाले, इलायची डाले, काली मिर्च डाले, कूट काट के अदरक डाले, लेमन ग्रास डाले, बहुत बढ़िया, जो उसके इस कफ एरिया को साफ करे। इतने याद है, कफ एरिया पूरा का पूरा इसको साफ कर दे, कंजेक्शन को क्लियर कर दे, एयर को क्लियर कर दे। उसको ऐसी स्पाइसेस लेनी है, ऐसी हर्ब्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है अपने भोजन में, वो सूप लेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। अगर वो नॉन वेज लेता है, नॉन वेज का तो नॉन वेज का जो सूप होता है, क्या बोलते हैं, चिकन सूप, चिकन सूप पिएगा तो उसके लिए मच बेटर होगा। अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेबल का सूप पिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब उसको कच्ची सब्जियां नहीं खानी। अब उन्हें सुन लिया किसी विश्वरूप राय चौधरी का प्रोग्राम, और उसने कहा भाई कच्चा खाओ 1 प्लेट, ये भी कच्ची, दूसरी भी कच्ची, तीसरी भी कच्ची, कच्ची कच्ची पता चला 3 दिन में बीमार होके बैठ जाएगा। तो यहां पर बड़ा अच्छा नियम है, राइट डाइट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, अकॉर्डिंग टू योर नेचर। और एक और चीज ध्यान रखना, जो आदमी की प्रकृति डोमिनेट होती है उससे संबंधित बीमारियां बार बार आएंगी, तो उसे घबराना भी नहीं है। अगर कब प्रकृति है तो खांसी जुकाम बुखार गले की खराबियां आएंगी। अगर पित्त प्रकृति है, एसिडिटी बनना, नाइट का एसिड रिफ्लेक्स बनना,
रात को 10 बजे से 12 बजे के बाद में बीच में बड़ी गहरी नींद आना, फिर अचानक से 2 बजे उठ जाना और 2 बजे के बाद नींद ही नहीं आना। पित्त आपका अगर ज्यादा बनता है तो 10 से 12 बजे के बीच में नींद आ जाएगी, आप लेटे तकिया लगा सो गए, घर वाले कहेंगे गया। अब वो बाय सोने के 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद उनकी अचानक से नींद खुलेगी और उनको लगेगा सवेरा हो गया। जब घड़ी में टाइम देखेंगे 2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ओ माय गॉड अभी तो 2:30 3 बजे हैं। अब उठ भी नहीं सकते, वो पड़े पड़े करवट बदलते रहेंगे, रात को नींद नहीं आती। ये पित्त की प्रॉब्लम है। तो नींद ना आना, ये पित्त भी डिस्टर्ब करता है, वात भी डिस्टर्ब कर सकता है, कफ भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो इंसोमेनिया कई वजहों से हो जाता है, तो अकेले उसकी वजह से नहीं होता है। और वो जब भी जागते हैं प्रोडक्टिव सोचना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कितना बढ़िया समय, 2 बजे, सारा शहर सो रहा है, मैं और मेरी प्रकृति बस। हम सोच रहे हैं कि हमने अब इस बार 1 करोड़ का प्लान किया था ना, अब 5 करोड़ का प्लानिंग कैसे बनाते हैं। उसका दिमाग वैसे चल रहा है इंटेलिजेंट आदमी, ये ध्यान रखना, पित्त वाला इंटेलिजेंट बहुत है, उसमें इंटेलिजेंस में कहीं कमी नहीं है। तो आपको अपनी राइट प्रकृति को समझने का प्रयास करना है और उसी के अनुसार डाइट लेनी है। राइट हर्ब्स, जब आप डाइट अच्छी लें तो कोई ना कोई हर्ब्स जरूर चूज कर लें कि कौन सी हर्ब ऐसी है जो मुझे सबसे ज्यादा सूट करती है। कि आपके लिए अदरक अच्छी है कि लेमन ग्रास अच्छी है, कहीं ऐसा ना हो पहले से ही आप एसिडिक हो और गरम मसाले कूट कूट के गरम मसाला वाली चाय पी रहे हैं। वो गरम मसाला चाय और दिक्कत पैदा कर देगी, पता है, अल्सर हो गया, एसिड ज्यादा रिफ्लेक्स हो गया, और फिर एंटासिड ले रहे हैं आप बार बार, तो वो भी दिक्कत हो सकती है। राइट लोकेशन टू लिव, अपनी लोकेशन का बड़ा ध्यान रखो। जिस स्थान पर भी रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस गली में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वो शहर गली मोहल्ला सुरुचिपूर्ण होना चाहिए, वहां के लोग आपस में मिलते जुलते टाइप के हों, शांत इलाका होना चाहिए। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा, वो उसको लठ लेके मार रहा है, वो उनके घर का क्रिमिनल है, वो बंदूकें उधर से चला रहा है, वो तलवारें लेके आ रहा है, वो लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, नाली पे ही विवाद चल रहा है, नाली पे ही लठालठ बज रहा है, एक तरफ से नाली निकल रही है, उधर से खून की नाली निकाल दी, अगले ने मार के लठ, है ना, हमारे गांव में हो जाता है, लठालठ हो जा रही है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे सप्त धातुओं को, आप हैरान, ये हमारी सप्त धातुओं को इम्बैलेंस कर सकती है। राइट लोकेशन नहीं हो तो राइट लिवलीहुड, हमारा रहन सहन वो अच्छा होना चाहिए। राइट रिलेशनशिप, राइट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, राइट योगा एंड मेडिटेशन, ये चीजें सारी की सारी राइट होनी चाहिए। हमारी सप्त धातुएं धीरे धीरे पुष्ट होने लग जाती है। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप अपनी कुंडली से अपनी प्रकृति की जांच करें। वात कफ पित्त में आपने समझना है और समझाना है। सिंपल है, लगन के ऊपर कौन कौन से ग्रहों का इम्पैक्ट आ रहा है वो प्रकृति को डिसाइड करेगा और अपने लक्षणों को समझना है। दूसरा, फाइंड आउट करो कि जो सप्त धातु का जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें सूर्य तो ओवरऑल हेल्थ है, उसको छोड़ दें, बाकी इन ग्रहों के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सी धातु कम पुष्ट है, या आपको लगता है कौन सी धातु ऐसी है जो एकदम पुष्ट मुझे महसूस होती है, और उसको रिलेट करके देखें अपने ग्रह से। ये ग्रह मेरा तगड़ा है तो क्या ये धातु को पुष्ट कर रहा है। सपोज करो किसी का मंगल अच्छा है कुंडली में, उसको फाइनल डिसीजन तक पहुंच गया मेरा मंगल बहुत अच्छा है, तो देखे क्या मेरा रक्त, मेरा मांस, ये जो दो धातुएं हैं ये कैसी हैं। और मसल्स पावर तो देख ही सकते हो भाई, और तो कुछ देखो ना देखो है। तो ये सब चीजें आपके होमवर्क में है।